CH2 बेचारी अनोखी और माफिया किंग ऋषभ। दीपक अनोखी के साथ अपनी मनमानी कर रहा था और उसके कंधे पे जो बद्दी थी वो भी हटाने ही वाला था कि दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। अनोखी ने चिल्ला के कहा, प्लीज मुझे बचाओ। अनोखी बार बार चिल्ला रही थी और दीपक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, जितना चिल्लाऊंगी उतना ही दर्द होगा। अभी भी कह रहा हूँ चुप हो जा, नहीं तो तेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। अनोखी की आंसुओं से भरी आंखें उसका दर्द बता रही थी। उस बेचारी का तो मुंह भी बंद कर दिया था ताकि वो चिल्ला न पाए। दीपक अनोखी की गर्दन पर काट रहा था और बेरहमी से उसकी कमर दबा रहा था। अनोखी की आवाज अंदर ही दब गई और सब कुछ खत्म होने ही वाला था कि इतने में दरवाजा जोर से खोला और सामने विमला, मनोज और शनाया खड़े थे। दीपक बहुत ज्यादा डर गया और अनोखी से दूर खड़े होकर शराब के नशे में धूत होकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो अनोखी ने मुझे रिझाया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अनोखी जल्दी से बेड से खड़ी हो गई और अपनी गाउन ठीक करते हुए रोने लग गई। वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अनोखी बेकसूर थी लेकिन अभी भी वो सदमे में थी कि उसके साथ क्या हो सकता था। अनोखी कोने में खड़े होकर आंसू बहा रही थी जब गुस्से से विमला आगे बढ़ी और कहने लगी, तुम लोगों को कोई शर्म है या नहीं? दीपक ने हकलाते हुए कहा, माँ, वो मैं। विमला ने आंखें दिखाते हुए कहा, चुप रह। कहा था न कि इस बेशरम लड़की के पीछे मत पड़। आखिर रिझा ही लिया न इसने तुझे। ये सुनकर अनोखी दंग रह गई और विमला को देखना लगी। विमला ने अनोखी की तरफ देख के कहा, मुझे ऐसे मत देख। आंखें निकल लूंगी तेरी बेशरम लड़की। दीपक को चैन की सांस आई कि उसे कोई भी कुछ नहीं कहने वाला। विमला अनोखी की तरफ गुस्से से बढ़ी और उसका हाथ झिंझोड़ के कहा, तुझे जरा सी भी शर्म आती है या नहीं? मेरे बेटे को अपना ये कमसीन शरीर दिखाकर उसे रिझाना चाहती है। बदतमीज लड़की, रिश्तों की मर्यादा है या नहीं है तुझे कोई? माना कि दीपक तेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन फिर भी रहता तो वो इसी घर में है न? अनोखी को अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रही है। विमला ने फिर से अनोखी का हाथ झिंझोरा और उससे कहा, अपनी खूबसूरती का इतना घमंड है क्या तुझे जो इसकी नुमाइश करे जा रही है? अनोखी ने सहम कर रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। दीपक मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो नहीं रुका। दीपक ने पीछे से कहा, झूठ क्यों बोल रही हो? सच क्यों नहीं बताती सबको कि मैं तुम्हारे कमरे से गुजर रहा था और तुम अपनी गाउन ऊपर उठाकर बार बार मुझे रिझाने की कोशिश कर रही थी और अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। अनोखी ने हैरानी से कहा, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा। अनोखी इससे पहले आगे बोलती विमला ने उसे जोर से कस के चाटा लगा दिया और कहा, अपने बेटे के खिलाफ में एक भी शब्द नहीं सुनोगी। मुझे अच्छे से पता है कि तूने ही कुछ किया होगा। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। जैसे माँ बेहया वैसे ही बेटी। बचपन से ही अनोखी अपनी और अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त करती आ रही है, लेकिन आज तो सारी हदें ही पार हो गई। कोई भी लड़की इतना गंदा शब्द अपनी माँ के लिए नहीं सुन सकती। अनोखी ने सिसकारियां लेते हुए कहा, क्यों मेरी माँ को गालियां दे रही हो? वो तो बेचारी इस दुनिया में है भी नहीं, जितना कोसना है मुझे कोसो। विमला को और गुस्सा आ गया और वो दंत भिजने लग गई। शनाया ने भी आग में घी डालते हुए कहा, माँ, ये लड़की अपने साथ इतनी बदतमीजी कर रही है लेकिन फिर भी आप इसकी बात सुने जा रहे हो। शनाया को अनोखी बचपन से ही नापसंद थी क्योंकि अनोखी उससे कई ज्यादा खूबसूरत थी। शनाया की बातों में बहक कर विमला ने अनोखी के बाल पकड़ लिए और कहा, बहुत अपनी मरी हुई माँ की सगी बनती है न? तुझे तो मैं बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। विमला अनोखी के बाल पकड़कर उसे ले जाने लगी। अनोखी ने दर्द में कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया।
विमला को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अनोखी के बल पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आई और सब उसके पीछे पीछे चलने लग गए जैसे कोई जलूस निकल रहा हो। मनोज ने पीछे से कहा, विमला रुक जाओ। पहली बार मनोज अनोखी के लिए आवाज उठा रहा था। अनोखी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का शुक्र मनाए या फिर अपनी हालत पर हंसे। विमला ने बिना पीछे मोड़ कहा, आज कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। बहुत इस लड़की को बर्दाश्त कर लिया मैंने। सालों से मेरे सीने पर नासूर की तरह पड़ी हुई है ये। अब वक्त आ गया है इसका हिसाब करने का। मनोज कुछ कहने ही वाला था कि इतने में उसका फोन आ गया और वो साइड में चला गया। विमल की बदतमीजों को देखकर दीपक और शनाया बहुत खुश हो रहे थे और चटकारे ले रहे थे। विमला ने अनोखी के बाल पकड़कर घसीट के कहा, बहुत घमंड है न अपने इस शरीर पर, चल तुझे कोठे पे ले चलती हूँ, वहाँ जी भर के अपनी नुमाइश करियो। कम से कम मेरे बेटे का पीछा तो छूटेगा तुझसे। अनोखी का चेहरा रो रो कर लाल हो गया था और वो बस यही कह रही थी कि मत भेजो मुझे ऐसी जगह। जो करना है कर लो मेरे साथ। अनोखी बहुत रो रही थी लेकिन उसका दर्द समझने वाला वहाँ कोई नहीं था। विमला ने मेन गेट खोला ही था अनोखी को घर से बाहर निकालने के लिए, लेकिन विमला के सारे इरादों पर पानी फिर गया जब मनोज ने चिल्लाकर कहा, कहीं नहीं जाएंगी अनोखी। मनोज की इतनी तेज आवाज थी कि विमला रुक गई और उसने पीछे मोड़ के कहा, क्या बात है, आज अपनी बेटी पर बड़ा ही प्यार आ रहा है। सालों पहले ये प्यार कहाँ था। अनोखी सुबक सुबक कर रो रही थी। मनोज गुस्से से आगे बढ़ा और अनोखी का हाथ पकड़कर उसने अपनी तरफ खींच लिया। अनोखी ने चैन की सांस ली कि देर से ही सही लेकिन कम से कम उसके पाप आज उसको बचाने के लिए आगे तो आए। अनोखी अपने पापा का हाथ पकड़कर माथे से लगाकर रो रही थी और विमला ने गुस्से में कहा, ये क्या हरकत है मनोज। मनोज ने कहा, अनोखी कहीं नहीं जाएंगी, घर पे डॉक्टर बुलायो और इसका इलाज करो। इसके सारे जख्मों पर मलहम लगा होना चाहिए क्योंकि कल इसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। दीपक और शनाया एक दूसरे को देख रहे थे। वो दोनों भी हैरान थे कि आखिर चल क्या रहा है। विमला ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बकवास करे जा रहे हो तुम। ये लड़की और शादी कभी हो ही नहीं सकता। विमला ने फिर से अनोखी की तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन मनोज अनोखी के आगे आ गया और विमला का हाथ झटक के उसने कहा, बकवास नहीं सही कह रहा हूँ मैं। अशोक सिसोदिया आने वाले हैं कल। अशोक का नाम सुनते ही विमला का सारा गुस्सा छू मंतर हो गया और उसे धीरे से कहा, अशोक सिसोदिया, लेकिन यहाँ क्यों? वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं न। उनकी एक झलक देखने के लिए भी लोग तरसते हैं और वो हमारे घर आ रहे हैं। विमला शौक थी कि इतने बड़ा इंसान उसके घर। मनोज ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, अशोक साहब अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ रहे हैं और हमें मालामाल कर देंगे वो। इस सोने ही मुर्गी को अगर कुछ हो गया तो हम गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। ये सुनते ही अनोखी ने जो मनोज का हाथ पकड़ रखा था वो छूट गया। अनोखी का बाप नाम से भरोसा ही उठ गया था। अनोखी बस एक पुतली बनके खड़ी थी जब शनाया एकदम से चीढ़कर बोलने लगी, पापा आपके कहने का मतलब है कि अशोक सिसोदिया का बेटा ऋषभ सिसोदिया इस 2 कौड़ी की लड़की से शादी करना चाहता है। मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यही सच है। शनाया ने चीढ़ के कहा, पापा, ऋषभ से तो मैं ही शादी करूंगी। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मुझे वो कितना पसंद है। दिन रात बस उसी के इंटरव्यू सुनती रहती हो। बहुत हैंडसम हो वो, लड़कियां उसको पाने के लिए आत्महत्या कर लेती है। ऋषभ से मुझे शादी करनी है। विमला तो अभी भी सदमे में थी और मनोज ने चिल्लाकर कहा, चुप, अशोक साहब सिर्फ अनोखी के लिए आ रहे हैं। उनके आदमी ने ढास कहा है कि वो जल्द से जल्द अनोखी को देखना चाहते हैं और उसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं और तू बीच में अपनी टांग मत अड़ा, नहीं
तो मेरा सपने चूर हो जाएगा। शनाया गुस्से में पैर जमीन पर मारने लग गई और अनोखी की किस्मत से जलने लग गई, लेकिन शनाया इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाली थी। उसको जो चाहिए होता है वो कैसी भी लेकर ही रहती है वो। मनोज ने अनोखी की तरफ देखा और हैरानी से कहा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो तुझे जानते कैसे है। तुझे तो आज तक हमारे घर के पड़ोसी नहीं जानते, तो दुनिया का इतना बड़ा आदमी कैसे जानता है तुझे। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि अनोखी तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। शादी? ऋषभ सिसोदिया कौन है? उसे खबर ही नहीं थी, क्योंकि इस चार दीवारी की दुनिया से तो उसका कोई लेना देना है ही नहीं था। कहाँ लेकर जाएंगी अनोखी की किस्मत उसे, और क्या होगा जब ऋषभ अंडरवर्ल्ड का माफिया और अनोखी आमने सामने आएंगे। क्या बेचारी अनोखी को उसका मसीहा मिल जाएगा या फिर उसकी जिंदगी और नरक हो जाएंगी। सिसोदिया मेंशन। बहुत ही हैंडसम हट्टा कट्टा आदमी ब्लैक कोट पहने हुए मेंशन में गुस्से से घुसा, और वो और कोई नहीं बल्कि माफिया किंग ऋषभ सिसोदिया था। ऋषभ ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, सब बाहर आओ। ऋषभ 6 फीट का था, चेहरे पे लंबी दाढ़ी थी और सीना बहुत ही चौड़ा था। आंखों में गुस्सा और हाथ भींच के खड़ा था। ऋषभ की एक दहद पर भी सब अपने कमरे से बाहर आ गए थे। ऋषभ की मां पार्वती, उसका बड़ा भाई अमन और भाभी कामिनी और छोटा भाई समीर बाहर आया। सब ऋषभ की आवाज सुनकर डर गए थे और फटाफट सीढ़ियों से नीचे आए। ऋषभ की मां पार्वती ने चिंता दिखाते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहा है। ऋषभ ने गुस्से में कहा, चिल्लाओ नहीं तो क्या करो मां, मेरा रिश्ता मेरी मर्जी के बिना हो रहा है और आप कह रहे हो कि मैं शांत रहूं। ये बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लग गए। ऋषभ के बड़े भाई अमन ने कहा, ये तू क्या कह रहा है, कौन से रिश्ते की बात कर रहा है तू। अमन की बीवी कामिनी ने कहा, हीरे की कसम, हमें तो इस घर में पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है। देवर जी का रिश्ता तय हो गया और हमें कानों कान खबर भी नहीं हुई। कामिनी थोड़ी अलग किस्म की थी। उसके पापा हीरे के व्यापारी थे, इसलिए हर वक्त बस हीरे की कसम खाती रहती है, और उसकी बात सुनकर ऋषभ और भी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। ऋषभ के छोटे भाई समीर ने खुश होते हुए कहा, अरे वाह, मेंशन में जश्न होगा, शादी का मजा ही आ जाएगा। सबकी बातें सुनकर ऋषभ जैसे गुस्से में बौखला गया और उसने अपने सर पर हाथ रख के कहा, चुप, अब मुझे किसी के भी मुंह से एक शब्द नहीं सुनना है। ऋषभ का घर में इतना दबदबा था कि सब चुप हो गए, और आखिर दबदबा हो भी क्यों न, पूरे सिसोदिया कंपनी को उसने जो संभल रखा था। ऋषभ अंडरवर्ल्ड माफिया से है, सबको घर में ये बात पता है, लेकिन उसका जिक्र कोई नहीं करता। पार्वती ने ऋषभ के कंधे पे प्यार से हाथ रखा और कहा, पूरी बात बता, हुआ क्या है, कौन है जो तेरा रिश्ता तय कराया। ऋषभ बोलने ही वाला था कि इतने में तेज कदमों की आवाज आई और सब सीढ़ियों की तरफ देखने लग गए। अशोक सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और उसे देखकर तो ऋषभ का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने अपने पापा पर चिल्लाकर कहा, मेरा बचपन खराब करके आपको चैन नहीं मिला कि अब मेरा रिश्ता कहीं तय कर दिया है अपने। पार्वती ने ऋषभ से स्ट्रिक्ट होकर कहा, ये क्या तरीका का अपने पापा से बात करने का। ऋषभ ने चीढ़ कर कहा, ये आदमी मेरा कोई बाप नहीं है, इसको देखता हूँ न तो खून खोल उठता है मेरा। आखिर क्यों इतनी नफरत करता है ऋषभ अपने ही पापा से। अशोक नीचे आया और उसने ऋषभ के सामने खड़े होकर कहा, जो कहना है कह ले, जितना भला बुरा कहना है कह ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शादी तो तेरी वही होंगी जहां मैंने तय करी है। ऋषभ ने चिढ़ाने वाली हंसी से कहा, नहीं माननी मुझे आपकी बात, क्या बिगाड़ लोगे आप, नहीं करोगे मैं शादी, और आपकी पसंद से तो बिल्कुल भी नहीं। अशोक और ऋषभ के बीच गर्मा गर्मी बढ़ गई थी
और पार्वती दोनों को शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। एक आंख था तो दूसरा पत्थर। अशोक ने कोट की जेब से पेपर निकाले और ऋषभ के हाथ में थमा दिया। ऋषभ ने अरोगंस से कहा, ये क्या है? अशोक ने जवाब में कहा, जो तुझे हमेशा से चाहिए था वही है ये। ऋषभ ने पेपर्स को खोल के देखा और वो देखता ही रह गया। ऋषभ को इतना शौक देखकर सारे घरवाले सोच में पड़ गए कि आखिर उन पेपर्स में है क्या। अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो करेंगे न शादी? ऋषभ की आंखें गुस्से से भर गई और अशोक की साजिशों के आगे वो मजबूर हो गया और शादी करने के लिए तैयार हो गया।